तारुफ। उर्दू में रोमान का लफ्ज़ अंग्रेज़ी लफ्ज़ रोमांस से लिया गया है। 18वीं सदी में एक तहरीक मंजर आम पर आई। ये तहरीक अक़ल और शऊर और हकीकत के बजाय जज्बात व एहसासात और तख़य्युल को फ़रोग़ दिया। यही तहरीक रोमानवी तहरीक कहलाई। रोमानवी तहरीक क्लासिकी तहरीक की ज़िद है। पस मंज़र 18वीं सदी के आखिर में यूरोप में रोमानवी तहरीक शुरू हुई। ये तहरीक अक़ीलियत पसंदी का रद्द-ए-अमल के तौर पर सामने आई। आलमी अदब के लिखने वालों में 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के अवाइल में हिंदुस्तान में एक इनकलाब बरपा हुआ। इस इनकलाब के पीछे रोमानवी तहरीक का हाथ था। अंग्रेज़ी अदब में रोमांटिसिज्म की तरह उर्दू अदब में भी इस तहरीक का बाकायदा आगाज़ एक प्लेटफॉर्म के सबब हुआ। ये प्लेटफॉर्म और कोई नहीं बल्कि सर अब्दुल कादिर का 1901 में शाये होने वाला रिसाला मखज़न था। मखज़न ने रोमानवी तहरीक को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। इस रिसाले के लिखने वालों में इक़बाल, सज्जाद हैदर यल्दरम, अबुल कलाम, मेहदी अफ़ादी, ख्वाजा हसन निज़ामी, ज़फ़र अली ख़ान और अब्दुल कादिर वग़ैरह नुमाया नाम हैं। मखज़न में नज़मों के साथ साथ मज़ामीन भी छपने शुरू हुए। सज्जाद हैदर यल्दरम के मज़ामीन सबसे पहले मखज़न का हिस्सा बने। आलमी अदब ने भी उर्दू अदब पर गहरे असरात मुरत्तब किए। हमारे अदीबों ने आलमी अदीबों से मुतासिर होकर नज़्म को जदीद हैयत से नवाजा। उर्दू अदब से संजीदगी और रूखेपन की जगह रंगीनी और दिलकशी ने ले ली। मेहदी असादी, सुल्तान हैदर जोश, मजनू गोरखपुरी, इक़बाल, नियाज़, आज़ाद, यल्दरम, अख्तर शीरानी और कृष्ण चंद्र जैसे अदीबों ने उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक को ना सिर्फ बढ़ता बल्कि नुक़्ते उरूज पर पहुँचा दिया। मकासिद, जज्बात व एहसासात की अहमियत। रोमानवी तहरीक का मकसद अक़्ल व मंतिक के बजाय जज्बात व एहसासात को अहमियत देना था। फ़ितरत की तरफ वापसी। रोमानवी तहरीक से मुतासिर शोरा ने अपनी शायरी में फ़ितरी मनाजिर को जगह दी, जिससे इंसान का अपनी फ़ितरी और देहाती ज़िंदगी से दोबारा ताल्लुक़ इस्तवार हुआ। तख़य्युल की आज़ादी। ये तहरीक हकीकी पहलू से फ़रार की तहरीक है। इस तहरीक ने इंसान को अपने तख़य्युल की दुनिया में रहने की आज़ादी बख्शी। इनफ़रादियत पसंदी। ये तहरीक फ़र्द की ज़ात से वाबस्ता है। इसमें समाजी पहलुओं के बरक्स इनफ़रादी पहलू नुमाया है। रोमानवी तहरीक ने फ़र्द की ख़ारजी ज़िंदगी को नहीं बल्कि दाखिली ज़िंदगी को अहमियत दी। क़दीम लोक दास्तानों का अहया। रोमानवी तहरीक के ज़ेर असर शोरा व अदबा ने अपनी तहरीरों में पुरानी दास्तानों को मौज़ू बनाया। इस तहरीक ने माजी की कहानियों को दोबारा ज़िंदा कर दिया। बगावत और आज़ादी। इस तहरीक का बुनियादी मकसद फ़र्द की फ़िक्री आज़ादी थी। रोमानवी तहरीक ने रवायती उसूलों पर ज़रब लगाकर आज़ादी का सूरज दिखाया। रोमानवी तहरीक और उर्दू अफ़साना। सज्जाद हैदर यल्दरम। सज्जाद हैदर यल्दरम उर्दू अफ़साने में नुमाया मकाम रखते हैं। उन्होंने अपने अफ़सानों में इश्क़ व मोहब्बत जैसे मौज़ूआत को जगह दी। दरअसल यल्दरम अपने तख़य्युल के ग़ुलाम हैं। वो ज़िंदगी की हकीकत और समाजी उसूलों से फ़रार चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने अफ़सानों में अपने तख़य्युल से काम लेते हुए तलिस्माती दुनिया का नक्शा खींचा है। उनके यहाँ औरत सेहतमंद तसव्वुर की अलामत है। इस सिलसिले में उनके अफ़साने अगर मैं सहरा नशीन होता, सैले ज़माना, दोस्त का ख़त वग़ैरह को जायज़ा लिया जा सकता है। मोहम्मद हसन अपनी किताब उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक में रकम तराज हैं। यल्दरम की तख़य्युली दुनिया 20वीं सदी के मग़रिबी तहज़ीब याफ्ता ज़हन की दुनिया है। वो रजब अली बेग सरवर के तिलिस्मात और चहार दरवेश की तसव्वुर की नहीं बल्कि जदीद दौर के तख़य्युल की पैदावार है। नियाज़ फ़तेहपुरी। नियाज़ के यहाँ फ़िक्र ज़्यादा और अमल की कमी है। वो अपने अफ़सानवी किरदारों को मुख्तलिफ़ रंगों में पेश करते हैं। उनके अफ़साने ख़ुद कलामी पर मबनी होते हैं। नियाज़ फ़तेहपुरी के अफ़सानों में बनावटी अंदाज़ की भरमार है। उनके किरदार अमली होने से ज़्यादा फ़िक्री हैं। मजनू गोरखपुरी। मजनू गोरखपुरी उर्दू अफ़साने का बड़ा नाम है। उनके अफ़सानों में दर्द की कैफ़ियत उरूज पर है। उनके किरदार अक्सर व बेशतर मोहब्बत में नाकाम होते हैं। इस बात का वाज़ेह सबूत ख्वाब व ख़याल, मतफ़न तमन्ना और मोहब्बत की क़ुरबानियाँ हैं। उनके किरदारों में ज़िंदगी से समझौता नज़र आता है। बक़ौल मोहम्मद हसन, मजनू की कहानियों में मोहब्बत नाकामी का दूसरा नाम है, जिसकी सज़ा और पादाश सिवाय घुल घुल कर मरने और ख़ुद को बेखुबुन से उखाड़ डालने के और कुछ नहीं है।
رومانوی شاعری اقبال کے ہاں رومانوی تحریک کے قدموں کے نشان بہت نمایاں ہیں۔ ان کے فلسفہ خودی میں جو جذبہ عشق موجود ہے وہ ان کی شاعری میں رومانویت کی موجودگی کی علامت ہے۔ اقبال نے عقل و عشق سے بھی اپنا جہاں تعمیر کیا ہے۔ مرد مومن کا تصور بھی رومانوی تحریک سے متاثر ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اقبال کے شاہین میں بھی بے باکی اور وجدان کی کیفیت عیاں ہیں۔ اس کا جوش و جذبہ ان کی شاعری میں موجود ہے۔ اقبال منزل کی تلاش کو ہی اصل منزل تصور کرتے ہیں۔ ہر لمحہ نیا طور نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ اختر شیرانی نے رومانوی شاعر ہونے کا پورا ثبوت دیا۔ ان کی شاعری میں رومانویت کا سیلاب ہے۔ ان کی شاعری عشقیہ شاعری ہے۔ وہ عورت کے ہر پہلو سے متاثر ہیں۔ ان کے ہاں شباب و مستی کی کیفیت بھی موجود ہے۔ وہ اپنی نظم عورت میں لکھتے ہیں، حیات و حرمت و مہر و وفا کی شان ہے عورت، شباب و حسن و انداز و ادا کی جان ہے عورت، حجاب و عصمت و شرم و حیا کی کان ہے عورت، جو دیکھو غور سے تو جوہر انسان ہے عورت۔ اختر شیرانی کا تخیل بہت وسیع ہے۔ انہوں نے فطرت کے حسین مناظر کو اپنی شاعری میں سمویا ہے۔ وہ پریوں کی بات بھی کرتے ہیں۔ طلسمانی فضا بھی ان کی شاعری کا حصہ ہے۔ اختر شیرانی کی شاعری سنہرے خوابوں کی شاعری ہے۔ وہ اصل دنیا سے فرار کر کے اپنی تخیلی دنیا میں جیتے ہیں۔ جوش ملیح آبادی جوش کا شمار رومانوی شہرا میں ہوتا ہے۔ ان کو شاعر انقلاب اور شاعر شباب بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں عشقیہ شاعری کا اظہار بہت بلند ہے۔ وہ اپنی شاعری میں انفرادیت سے بھی کام لیتے ہیں۔ جوش کی شاعری میں سوز و گداز کو جداگانہ حیثیت حاصل ہے۔ میرے رونے کا جس میں قصہ ہے، عمر کا بہترین حصہ ہے۔ محمد حسن کی کتاب اردو ادب میں رومانوی تحریک سے اقتباس ملاحظہ کریں۔ اس میں شک نہیں کہ ان کے کلام میں فلسفیانہ مضامین بھی ہیں۔ انہوں نے سائنس اور حکمتانہ شعور کی تعریف ہی نہیں کی، اسے بڑھتا بھی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود جوش کا بنیادی نغمہ رومانوی ہے۔